नमस्कार। विज्ञान और तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही है और आज हम जुलाई से सितंबर 2025 के बीच हुई कुछ सबसे दिलचस्प और ज़रूरी हलचलों पर गौर करेंगे। हमारे पास हैं सरकारी विज्ञप्तियां, कुछ शोध पत्र और नई तकनीकों से जुड़ी घोषणाएं भी हैं। काफ़ी कुछ है। तो हमारा इरादा है इन सब जानकारियों में से सबसे काम की बातें निकालना, ताकि ये समझा जा सके कि भारत और दुनिया भर में तकनीक के मोर्चे पर असल में क्या चल रहा है और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन। शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। इसरो हमेशा की तरह काफी व्यस्त रहा लगता है। हाल के मिशनों में क्या खास रहा? बिल्कुल, इसरो ने कई अहम काम किए हैं इन महीनों में। एक तो उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए NVS-01 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अच्छा, NVS-01? हाँ, इसकी खास बात यह है कि इसमें भारत में ही बनी रूबिडियम परमाणु घड़ी लगी है। ये घड़ियां बहुत ही सटीक समय बताती हैं, जो नेविगेशन के लिए एकदम जरूरी हैं। परमाणु घड़ी, वो भी स्वदेशी, ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, और अब ये आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए L1 बैंड सिग्नल भी देगा, जैसे GPS देता है। अच्छा, तो हमारे फोन पर नाविक और बेहतर चलेगा? हाँ बिल्कुल, ज्यादा सटीक लोकेशन मिलेगी। आत्मनिर्भरता और आम उपयोगिता दोनों पर फोकस है। सही है। और कोई दिलचस्प परीक्षण हुआ? हाँ, एक बहुत ही रोचक परीक्षण था IDIT-1 का। IDIT-1, ये क्या है? इसका पूरा नाम है इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर। आसान भाषा में समझें तो ये एक हवा से फूलने वाला बड़ा सा, कह सकते हैं, ब्रेक या पैराशूट जैसा है। अच्छा, जो अंतरिक्ष से वापस आ रही चीजों, जैसे रॉकेट के ऊपरी हिस्से या पेलोड, उनकी रफ्तार धीमी करने के काम आता है। अगस्त 2025 में इसका सफल परीक्षण हुआ। ये तकनीक भविष्य में रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए जरा, इससे अंतरिक्ष मिशन कितने सस्ते हो सकते हैं। वाकई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और नासा के साथ मिलकर जो निसार सैटेलाइट बन रहा था, उसका क्या हुआ? हाँ, NISR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, उसकी लॉन्च की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, तो लॉन्च करीब है। जी, ये पृथ्वी पर नजर रखने वाला एक बेहद उन्नत उपग्रह है। इसमें दो तरह के रेडार हैं, L बैंड और S बैंड। इनकी खासियत यह है कि ये बादलों के पार भी जमीन की साफ तस्वीरें ले सकते हैं, दिन हो या रात। कमाल है। हाँ, तो ये हमें पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे छोटे बदलावों, जैसे जमीन का धंसना, बर्फ का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, इन सब के बारे में बताएगा। और खासकर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं के लिए तो ये बहुत ही अहम जानकारी देगा। क्लाइमेट चेंज और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सही कहा। पर एक बात, इसे लॉन्च किससे किया जा रहा है? GSLV से? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत की GSLV से नहीं, बल्कि अमेरिका की SpaceX कंपनी के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, Falcon 9 से। ये सहयोग भी महत्वपूर्ण है। चलिए अंतरिक्ष में थोड़ा और दूर देखते हैं। नए ग्रहों की कोई खबर? जी हाँ, खगोलविदों ने नासा के टेस टेलीस्कोप का डेटा इस्तेमाल किया। टेस, हाँ। और उससे दो नए सुपर अर्थ ग्रह खोजे हैं, TOI 2322b और TOI 2322c। सुपर अर्थ? हाँ, पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून जैसे गैसीय ग्रहों से छोटे चट्टानी ग्रह। ये हमसे करीब 196 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे का चक्कर लगा रहे हैं। 196 प्रकाश वर्ष? काफी दूर है। हाँ, लेकिन ऐसी खोजें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे ग्रह कितने आम या खास हैं। कमाल है। खैर, चलिए अब जरा धरती पर लौटते हैं और रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। स्वदेशी तकनीक पर जोर दिख रहा है, जैसे वो अर्जुन ड्रोन की खबर थी। बिल्कुल सही। अगस्त 2025 में प्राइम UAV सिस्टम्स का अर्जुन ड्रोन, ये पूरी तरह भारत में बना है और इसे DGCA से टाइप सर्टिफिकेशन मिल गया है। अच्छा, DGCA अप्रूवल? हाँ, ये एक MALE कैटेगरी का ड्रोन है। MALE मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है। इसके दो मॉडल हैं, एक निगरानी के लिए जिसमें कैमरे और सेंसर लगे हैं, और दूसरा सामान ढोने लॉजिस्टिक्स के लिए। तो इसके उपयोग क्या हो सकते हैं? देखिए,
खेती में दवा छिड़कने से लेकर जमीन का सर्वे करने, मुश्किल इलाकों में मान लीजिए दवाएं पहुंचाने या आपदा राहत में सामान पहुंचाने तक ये बहुत काम आ सकता है। ये भारत की ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक अहम कदम है, आप कह सकते हैं। हाँ, ये तो है। और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी कई घोषणाएं हुई। कई जहाजों के नाम सुने, INS तमाल, निस्तार, निपुण, महेंद्रगिरी, संकोश। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? हाँ, कई सारे नाम हैं, लेकिन इन्हें एक साथ देखना जरूरी है। देखिए, एक तरफ INS तमाल जैसा फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल हुआ। हाँ, ये तटीय निगरानी, गश्त, स्मगलिंग रोकने जैसे कामों के लिए जरूरी है। फिर INS निस्तार और INS निपुण जैसे डाइविंग सपोर्ट वेसल्स लॉन्च हुए। डाइविंग सपोर्ट वेसल। जी, ये गहरे समुद्र में गोताखोरी ऑपरेशन, बचाव अभियान या समुद्र के नीचे कोई चीज ढूंढने या निकालने के लिए खास तौर पर बने। ये क्षमताएं समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। फिर बात आती है युद्धक क्षमता की। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ। स्टेल्थ फ्रिगेट, हाँ। ये आधुनिक युद्धपोत हैं जो दुश्मन के रडार से आसानी से बच निकलते हैं। साथ ही INS संकोश लॉन्च हुआ। ये ASW-SWC प्रोजेक्ट का चौथा जहाज है। ASW-SW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, मतलब कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में माहिर जहाज। समझ गया। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि नौसेना अपनी तटीय सुरक्षा तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही गहरे समुद्र में अपनी ताकत और पनडुब्बी रोधी क्षमता को भी तेजी से बढ़ा रही है। एक पूरी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है ये। बिल्कुल। ये तो हुई नौसेना की बात। मिसाइल और वायुसेना के मोर्चे पर क्या खास रहा? अग्नि-V का परीक्षण हुआ शायद। हाँ, बिल्कुल। मिसाइल तकनीक में अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ICBM है। 5000 किलोमीटर प्लस? हाँ, ये भारत के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस यानी रणनीतिक निवारक क्षमता को बहुत मजबूत करती है। आसान शब्दों में, दुश्मन को हमला करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। सही। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। जी, Su-30 MKI फाइटर जेट से एस्ट्रा MK-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये BV-RAM है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज। हाँ, हाँ। मतलब नजर की सीमा से भी परे, करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। अच्छा, और वायुसेना के लिए वो तेजस वाली डील भी तो फाइनल हुई। हाँ, वो बहुत बड़ी खबर है। 97 और HAL तेजस MK-1A फाइटर जेट्स खरीदने को मंजूरी मिली है। 97 और पहले वाले ऑर्डर के अलावा। जी हाँ, इसकी अनुमानित लागत करीब 62,000 करोड़ रुपए है। ये स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने ही बनाए लड़ाकू विमानों पर कितना भरोसा कर रहा है। ये तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में पहला C-25 ट्रांसपोर्ट विमान भी वायुसेना में शामिल हो गया। C-25? हाँ। इसमें भी मेक इन इंडिया का एंगल है। हाँ। शुरू के 16 विमान तो स्पेन से आएंगे, लेकिन बाकी के 40 भारत में ही टाटा बनाएगी। अच्छा, टाटा बनाएगी। ये भी बढ़िया है। तो मतलब स्वदेशी पर जोर है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आयात और तकनीक ट्रांसफर भी चल रहा है। जी, बिल्कुल सही संतुलन साधने की कोशिश है। अच्छा, सीमा सुरक्षा के लिए कोई नई तकनीक आई? पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन वाली खबर क्या थी? हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पंजाब सरकार ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से होने वाली घुसपैठ और तस्करी जैसे ड्रग्स वगैरह की, उसे रोकने के लिए एक एडवांस्ड एज AI आधारित निगरानी प्रणाली लगाई है। एज AI मतलब AI डिवाइस पर ही प्रोसेसिंग होता है? हाँ, काफी हद तक। ये सिस्टम AI का इस्तेमाल करके संदिग्ध ड्रोन या कोई इंसानी हरकत का पता लगाता है और तुरंत सुरक्षा बलों को रियल टाइम अलर्ट भेज देता है। इसमें हाई डेफिनिशन कैमरास, रात में देखने के लिए थर्मल इमेजर, रडार सब लगे हैं। तो ये सीमा सुरक्षा की चुनौतियों का एक नया तकनीकी समाधान है? जी, बिल्कुल। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ रक्षा संबंधी गतिविधियां हुई? जी, 2 मुख्य खबरें थी। एक, भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम को INS कृपाण युद्धपोत उपहार में दिया। उपहार में? हाँ, ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसी और मित्र देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, उनकी क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जर्मनी को 35 F-35 फाइटर जेट बेचने को मंजूरी दी। ये यूरोप की सुरक्षा स्थिति और वैश्विक हथियार बाजार के लिहाज से एक अहम डेवलपमेंट है। समझ गई। ठीक है, रक्षा के बाद अब रुख करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। भारत में इस दिशा में क्या चल रहा है? खासकर वो आदिवासी भाषाओं वाले टूल आदिवाणी के बारे में बताइए, उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है।
आदिवाणी वाकई एक बहुत ही अनोखी और ज़रूरी पहल है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने IIT दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी और TRC जयपुर के साथ मिलकर विकसित किया है। कई सारे संस्थान शामिल हैं। हाँ, ये भारत का पहला AI आधारित टूल है जो कई भारतीय आदिवासी भाषाओं और हिंदी अंग्रेजी के बीच अनुवाद कर सकता है। सोचिए, कितनी सारी भाषाएं हैं भारत में। हाँ, बहुत सारी। तो ये उन समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी योजनाएं, इन सब तक पहुंच कितनी आसान बना सकता है सिर्फ अनुवाद करके। और साथ ही ये उनकी भाषाओं और संस्कृति को बचाने में भी मदद करेगा, जो शायद धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये तो कमाल की बात है, वाकई बहुत प्रभावशाली। और बड़े पैमाने पर AI अपनाने को लेकर क्या रुझान है? आपने IDC रिपोर्ट का जिक्र किया था शायद। हाँ, वो रुझान बहुत तेज है। IDC की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के अंत तक भारत की जो टॉप 2000 कंपनियां हैं, हाँ, उनमें से 40% जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करने लगेंगी। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, मतलब बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है। इसी को देखते हुए शिक्षा में AI को बढ़ावा देने के लिए OpenAI, जिन्होंने ChatGPT बनाया है, हाँ, OpenAI, उन्होंने AICTE के साथ मिलकर OpenAI Ed India एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। ये शिक्षकों और छात्रों को AI टूल्स और ट्रेनिंग देगा। अच्छा, शिक्षा में भी AI? बिल्कुल। और ये भी गर्व की बात है कि टाइम मैगजीन की पहली टाइम 100 AI लिस्ट आई है। उसमें भारतीय इनोवेटर कुश आर भवस्सार का नाम भी शामिल है। वाह, बहुत बढ़िया। AI का इस्तेमाल कुछ खास वैज्ञानिक कामों में भी हो रहा है क्या? जैसे आपने प्रोटीन मिसफोल्डिंग का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग को समझने के लिए। प्रोटीन का गलत तरीके से मुड़ जाना, ये अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से जुड़ा है। तो ये रिसर्च काफी अहम हो सकती है। और इंडस्ट्री में देखें तो BSNL असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में एक प्राइवेट 5G नेटवर्क लगा रही है। प्राइवेट 5G रिफाइनरी में? हाँ, देश की किसी रिफाइनरी में ये पहला प्राइवेट 5G नेटवर्क होगा। इससे वहां के कामकाज में, मतलब ऑपरेशंस में, ज्यादा कुशलता और सुरक्षा आएगी, ऑटोमेशन बढ़ेगा। लेकिन ये सब AI और 5G चलाने के लिए तो पावरफुल चिप्स चाहिए। क्या भारत अब खुद चिप बनाने की दिशा में कुछ ठोस कर रहा है? वो विक्रम 32 क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हाँ है। भारत सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसी दिशा में CDAC ने सितंबर 2025 में विक्रम 32 नाम का अपना 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। विक्रम 32 CDAC का? जी हाँ, ये RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित है। RISC-V एक ओपन सोर्स डिज़ाइन है, मतलब इसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती और इस पर इनोवेशन करना आसान होता है। अच्छा, ओपन सोर्स। हाँ, ये मेड इन इंडिया प्रोसेसर है और इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस, स्मार्ट मीटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेमीकंडक्टर मिशन में एक अहम कदम है। और बड़े स्केल पर चिप उत्पादन, मतलब फैब्रिकेशन प्लांट, उसके लिए भी बड़ी खबर है। सरकार ने गुजरात के धोलेरा में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर फैब लगाने को मंजूरी दी है। धोलेरा, गुजरात में? हाँ, इसमें करीब 46,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये भारत को दुनिया के चिप बाजार में एक अहम खिलाड़ी बनाने का सपना दिखाता है। हालांकि ये लंबी रेस है, इसमें समय लगेगा। जाहिर है। और बैटरी EVs के लिए? उसके लिए भी एक अहम डेवलपमेंट है। हरियाणा के मानेसर में TDK इंडिया के लिथियम आयन बैटरी सेल प्लेट प्लांट का उद्घाटन हुआ। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों, EVs और एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी बनाने में मदद करेगा। EV इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चल रहा है? रेलवे का कवच सिस्टम या रियल एस्टेट में कुछ? हाँ, रेलवे में सुरक्षा के लिए भारत की अपनी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसका नया वर्जन कवच 4.0 LTE तकनीक इस्तेमाल करता है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार के लिए स्वीकृत है। कवच 4.0 LTE बेस्ड। हाँ, रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए इंडिया स्टैक ग्लोबल पहल के तहत रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश ने खनिजों की अवैध ढुलाई रोकने के लिए अपनी GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम GBS को और मजबूत किया है। ये सब दिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस और आम लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए कैसे हो रहा है। सही है। चलिए, अब सेगमेंट 3 पर आते हैं, स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य का ईंधन। WHO की वो रिपोर्ट जिसमें भारतीयों के ज्यादा नमक खाने की बात थी, वो थोड़ी चिंताजनक लगी मुझे। हाँ, वो रिपोर्ट अहम थी और चिंताजनक भी।
WHO ने बताया कि भारतीय औसतन रोज 9.2 ग्राम नमक खाते हैं, 9.2 ग्राम? जबकि खाना चाहिए 5 ग्राम से कम। जी हाँ, लगभग दुगना। और ज्यादा नमक मतलब हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का सीधा खतरा। इसीलिए ICMR ने #pinch for a price change जैसा जागरूकता अभियान भी चलाया था। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और बात, सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेबीज नेप्रे के तहत नई गाइडलाइंस मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जारी किए हैं। रेबीज उन्मूलन ये भी जरूरी है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी या पारंपरिक चिकित्सा में कुछ नया हुआ? बायोटेक में एक अच्छी खबर है। भारत ने पहली बार देश में ही पानी में घुलनशील NPK खाद बनाई है। पानी में घुलनशील? हाँ, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये पौधों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं। ये नई खाद पानी में आसानी से घुल जाती है तो पौधा इसे बेहतर तरीके से सोख पाते हैं। इससे हमें खाद के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और ये ज्यादा असरदार भी होगी। किसानों के लिए अच्छी खबर है ये। बिल्कुल। एक और थोड़ी अलग सी खबर कर्नाटक से आई, जहां एक छात्रा में CRIB नेग नाम का एक बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया। दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं। अच्छा, CRIB नेग। जी, और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को लेकर एक बड़ा आयोजन हुआ। WHO और भारत सरकार ने मिलकर गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला ग्लोबल समिट आयोजित किया। पहला ग्लोबल समिट? हाँ, पारंपरिक चिकित्सा पर? हाँ, इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जैसी पद्धतियों को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उन पर वैज्ञानिक रिसर्च कैसे बढ़ाई जाए, इन सब पर जोर दिया गया। ये पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम वाकई दिलचस्प है। अब ऊर्जा और पर्यावरण की बात करते हैं। भविष्य के ईंधन पर क्या काम हो रहा है? मैंने ब्राजील के नकली सूरज प्रोजेक्ट के बारे में सुना था। हाँ, वो फ्यूजन एनर्जी से जुड़ा है। ब्राजील के वैज्ञानिक अपने फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसे वो आर्टिफिशियल सन कह रहे हैं, उसमें फ्यूजन रिएक्शन शुरू करने के लिए जो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है, लाखों डिग्री सेल्सियस, हाँ, वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। फ्यूजन एनर्जी वही प्रक्रिया है जिससे सूरज में ऊर्जा बनती है। अगर हम इसे धरती पर दोहरा सकें तो ये ऊर्जा का एक साफ और लगभग असीमित स्रोत हो सकता है। अभी ये शुरुआती चरण में है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति है। उम्मीद जगाता है। और भारत में साफ ऊर्जा पर क्या चल रहा है? भारत में भी जोर है। कांडला पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की नींव रखी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी को रिन्यूएबल एनर्जी से तोड़कर बनाया जाता है और जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई कार्बन नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ। इसके अलावा रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऐतिहासिक पंबन रेलवे ब्रिज पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये भी एक अच्छा कदम है। पंबन ब्रिज पर सोलर पैनल, वाह। और नई तकनीकों पर भी शोध चल रहा है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर। और पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स, ये नई किस्म के सोलर सेल्स हैं जो सिलिकॉन सेल से ज्यादा कुशल हो सकते हैं। काफी कुछ हो रहा है क्लीन एनर्जी में, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी तो हैं। हिमालय के ग्लेशियरों का क्या हाल है? हाँ, ये चिंता की बड़ी बात है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। तेजी से? जी। इससे न सिर्फ उन नदियों में पानी के बहाव पर असर पड़ेगा जो इन ग्लेशियरों से निकलती हैं, बल्कि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ेगा। ये गंभीर चेतावनी है जिस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इस बीच क्या संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी कुछ प्रयास हो रहे हैं? हाँ, कुछ प्रयास दिखते हैं। जैसे मणिपुर में हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई है। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम हो सकता है, हालांकि इसके पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ एक दिलचस्प प्रोजेक्ट है NLC इंडिया और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क का। ये दोनों मिलकर लिग्नाइट कोयले की राख से रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs निकालने पर काम कर रहे हैं। कोयले की राख से रेयर अर्थ? हाँ, REEs मोबाइल फोन, बैटरीज, चुंबक, रक्षा उपकरण, इन सब में इस्तेमाल होते हैं और बहुत जरूरी हैं। अगर हम इन्हें कोयले की राख जैसे वेस्ट से निकाल सकें तो ये बहुत फायदेमंद होगा। ये तो वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और ग्रामीण भारत की जरूरतों के लिए तकनीक विकसित करने पर फोकस करने के लिए IIT मद्रास ने अग्निशोध नाम का एक रिसर्च सेल शुरू किया है। ये भी एक अच्छी पहल है। अग्निशोध, अच्छा नाम है। तो इन 3 महीनों जुलाई से सितंबर 2025 में विज्ञान और तकनीक के कई मोर्चों पर काफी कुछ हुआ। अगर इसका सार निकालना हो
तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य धाराएं साफ दिखती हैं। पहली, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जबरदस्त फोकस, चाहे वो अंतरिक्ष में ISRO की परमाणु घड़ी हो या IADT, हाँ, रक्षा में अर्जुन ड्रोन, तेजस अग्नि मिसाइल हो, AI में आदिवाणी हो या सीडा का विक्रम 32 प्रोसेसर, हर क्षेत्र में भारत अपनी क्षमताएं बनाने पर जोर दे रहा है। ये बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। और दूसरी बात? दूसरी, तकनीक को जमीनी जरूरतों और आम लोगों की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास, जैसे कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल, सीमा सुरक्षा में AI, स्वास्थ्य में पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण, नमक कम करने का अभियान या ग्रामीण तकनीक के लिए अग्निशोध जैसी पहल। तकनीक सिर्फ लैब में ना रहे, जमीन पर उतरे। सही है। और तीसरी? तो तीसरी बात मुझे लगता है वैश्विक सहयोग और आत्मनिर्भरता के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। जैसे नासा में हम नासा के साथ साझेदारी कर रहे हैं, F-35 जर्मनी खरीद रहा है, हम वियतनाम को जहाज दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर में वैश्विक निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी शर्तें और लक्ष्य स्पष्ट रखते हुए आत्मनिर्भरता पर भी पूरा जोर है। तो कुल मिलाकर भारत तेजी से एक महत्वपूर्ण वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने की राह पर है, जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जैसे जैसे भारत स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर देगा, भविष्य में उसके वैश्विक सहयोग, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, वो किस तरह के होंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या हम NICR जैसे और बराबरी के सहयोग देखेंगे, जहां दोनों तरफ से योगदान हो, या फिर हमारा ध्यान मुख्य रूप से अपनी अंदरूनी जरूरतों और क्षमताओं को मजबूत करने पर ही रहेगा और सहयोग शायद कम महत्वपूर्ण हो जाए? या सहयोग का स्वरूप बदल जाए, शायद तकनीक ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस हो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी कि ये संतुलन कैसे बनता है। खैर, आज की इस जानकारी से भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।